Hello everyone, welcome back to the channel. Today we're going to decode HDFC AMC Q2 FY26 numbers. Let's get started. So जब हम बात करते हैं ऑन द ओवरऑल AMC इंडस्ट्री, हम पहले देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे होता है, कैसे कोई कंपनी इवेंचुअली मेक्स प्रॉफिट आउट ऑफ इट, व्हाट्स द जर्नी ऑफ इट, राइट? सो and I have this simple diagram to make you understand, and so we can think of this as a 3-step process. The first step जो होता है कि एसेट एक्यूमुलेशन करना. एक्यूमुलेशन हो सकता है कि जो आप सिप कर रहे हो बहुत दिनों से, वो है एक एसेट एक्यूमुलेशन. कभी अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, वो भी एक एसेट एक्यूमुलेशन की वे होता है. तो डिफरेंट वेज द AMC accumulates assets. वन थिंग द कॉल आउट इसकी, जो सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था 2015 में 10,000 का, उस वो भी तब से अभी तक वो भी एसेट्स हैं. तो दिस इज अ क्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स. ये नहीं कि जो 2015 का एसेट इज नो लॉन्गर एन एसेट. दैट्स तो बेसिकली इनसे क्या होता है, द रेवेन्यू वी गेट फ्रॉम सच एसेट्स वी कॉल देम ARR और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू. So you can think of the sticky assets, just stick with you for a long time. So from once the AMC is able to accumulate the assets, then they basically get the what they call the operating revenue. So not all kind of assets are the same. In terms of yields, so they basically let's say you have equity AUM, you have debt funds, you have equity funds, debt funds. So from this, typically let's say something like equity fund will have a higher yield. So around let's say 1% TER हो सकता है इक्विटी फंड का, डेट फंड का 50% हो सकता है. So this is typically from let's say from 100 rupees of the equity asset or debt asset, how much is the company able to retain. तो उसको बोलते हैं एसेट यील्ड. नाउ अ गुड क्वेश्चन इज दैट कि जो एसेट यील्ड है ये क्या पूरी एम से डिटरमाइंड है या फिर कौन सा फैक्टर्स होता है एसेट यील्ड में. तो टॉप ऑफ द माइंड दो फैक्टर होता है ओवरऑल. अगर आप सोचते हो इन द बिजनेस ऑफ AMC, तो फिर एज एंड व्हेन द एसेट्स ज़्यादा हो जाता है, आपका उतना खर्चा नहीं होता है, राइट? बिकॉज एक ही या दो ही फंड मैनेजर 1,000 करोड़ का भी फंड मैनेज करता है, 10,000 करोड़ का भी फंड मैनेज करते हैं ना, तो वो खर्चा नहीं होता है. सो CB वाइज एक रूल होता है कि आपका जो चार्जिंग है कस्टमर का, वो एज एंड व्हेन द एसेट इंक्रीजेज आपको कम चार्ज करना है. सो सेबी इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर. सेकेंड, तो सेबी आज के दिन चाहता है कि जो AMC का और जो फाइनेंशियलाइजेशन है, इट रीचेज ऑल ओवर इंडिया. तो इसीलिए जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है B30 बोल के. उसमें आइडिया होता है कि you basically get to charge a higher and top of the higher charge if the AUM comes from any city which is beyond the 30 cities. तो उससे आपका एसेट यील्ड आता है. सेकेंड, उसके बाद इफ लुक एट मतलब AMC का बिजनेस बहुत सिंपल क्या है कि मतलब आप एम्प्लॉय हायर करते हो, फंड मैनेजर हायर करते हो, आप कॉम्प्लाइंस इश्यूज लेते हो. एक अपना का फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, लेट्स से ऑन ऑपरेटिंग, राइट? एक बिल्डिंग लेना होगा एंड नॉट अ फैक्ट्री, राइट? सो टिपिकली इनिशियल कॉस्ट होता है थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट, and there is a large part is the employee cost, employee retention cost, right? It's a game of knowledge. So उसके बाद आपको सिर्फ एम्प्लॉय का सैलरी देना पड़ता है, एंड देन टिपिकली वी हैव समथिंग कॉस्ट टू इनकम रेशियो. तो आपने अगर 100 रुपये रेवेन्यू किया तो उसके बाद कितना आपका पैट पे हो रहा है. एंड हम देखते हैं कि एज एंड व्हेन AMC का AUM इंक्रीज होता है तो आपको जो कॉस्ट इनकम होता है वो डिक्रीज होता है. सो दिस इज अ बिजनेस विच स्केल्स वेरी वेल, राइट? तो ये था आपका ओवरऑल AMC बिजनेस मॉडल. हाउ डज फ्रॉम एसेट AUM टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड PAT कम्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, वी कम टू द ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. अगर आप सोचते हो ओवरऑल लाइक कोविड के बाद से तो बहुत पॉपुलर हो गया एंड वी सी ट्रेमेंडस ग्रोथ. इफ यू हैव सीन अदर वीडियोस इन माय चैनल, तो फिर आपको पता होगा कि हाउ हैज दिस इंडस्ट्री ग्रोन ओवरऑल, राइट? सो व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, and so if I'm just comparing here the last year one to one year here, so we see that, तो अगर आप सोचते हो लास्ट 1 year वी आर रिटर्न नेगेटिव होगा ऑन निफ्टी, बिकॉज लास्ट ईयर हाई था 26,400 के ऊपर, अभी भी हम 26,000 के नीचे ही है, अराउंड
around that ballpark number, right? So even though आपका equity market में sort of there hasn't been any movement there, but we still see that there is a growth in the AUM which has grown by 16% year on year. तो इससे दो चीज़ समझ में आता है. पहला है होता है कि आपका AUM दो तरीके से बढ़ सकता है. एक तरीके से बढ़ सकता है कि अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, राइट, उसके बाद अगर कोई फ्रेश रिडेम्पशन आया है, और हो सकता है कि मार्केट का वैल्यू इंक्रीज हो गया है. सपोज आपके पास 10,000 का एक इन्वेस्टमेंट था, आपने कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया मगर मार्केट 20% ऊपर चला गया, तो उस वैल्यू 10,000 का 12,000 हो जाएगा. तो ये 3 तरीके से AUM बढ़ सकता है. तो इनमें से हमें पता है कि मोटा मोटी मार्केट की मूवमेंट नहीं था लास्ट 1 साल. सो जो 16% का जो ग्रोथ देख रहे हैं हम AUM में, मोस्ट ऑफ इट हैज बीन लाइक कमिंग फ्रॉम द जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल नेट इन्वेस्टमेंट between the difference between the outgoing and incoming. So that's a very encouraging, and it tells us 2 things. One, the investors haven't really left the market even when the market corrected a lot in the last 1 year, and 2, it also tells us that investors are actually putting more money when the market has not given any return. So this is a good behavior, a good welcome change in behavior. Because अगर आपको again 2007-8 में जब मार्केट बहुत क्रैश किया था, फंड मैनेजर बस चैलेंज तब क्या होता है कि मार्केट इज गोइंग डाउन, गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट द इन्वेस्टर इज नॉट विलिंग. सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि द इन्वेस्टर इन इंडिया इज मैच्योरिंग. he or she knows when and how to invest. Next, the critical factor here, like for the most individuals, is the equity AUM, because this is the part where from which typically has a higher yield for the MF industry. So we see a similar pattern for equity AUM growth also. It has also grown by 15%, and overall in the overall pool of the share of equity is at 56%. So माने कि अगर 77 ट्रिलियन रुपीस आपका AUM है, उसमें 56% आपका इक्विटी का शेयर है. पिछले एक लास्ट क्वार्टर में Q2 ऑफ FY26 में और लास्ट 1 साल में लगभग हमारा 1.5 लाख करोड़ का पैसा आया था, एंड 5 लाख करोड़ पैसा आया था लास्ट 1 साल में. सो वही जो मैं बात बोला था पहले कि जो पैटर्न है कि इंडियन इन्वेस्टर इवन दो मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है बट फिर भी लोग पैसे रख रहे हैं, दिस वेरी अच्छा लगता है, मतलब वेरी इनकरेजिंग थिंग टू लुक इनटू. नेक्स्ट, करेंटली जो सिप का बुक है अभी हमारा, तो लगभग एवरी मंथ 29,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाता है, राइट. सो ये जो है ना एक बिहेवियरल पार्ट है. सो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ये भी नंबर इंक्रीज हुआ है ओवरऑल ईयर टू ईयर, तो वेरी इंकरेजिंग टू लुक इनटू इट. एंड जो आपको सिप का अगर 30,000 करोड़ में बोल रहा हूँ सितंबर के हैं, अगर पूरा साल का अगर सोच सकते हैं नेक्स्ट 12 महीने के, तो 3,60,000 करोड़ होते हैं, है ना. तो उसका जो AUM होता है मतलब 15.5 ट्रिलियन. तो अगर 77 ट्रिलियन देखते हो ओवरऑल AUM, मैं सिर्फ AUM देखता हूँ 15.5 ट्रिलियन, तो इट्स अ वेरी हेल्दी नंबर. तो 20% ऑफ द ओवरऑल AUM कम्स फ्रॉम द SIP बुक. सो दैट्स व्हाट इवन गारंटीज कि फ्यूचर में ऐसे ट्रेंड होगा. सो ये था आपका ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड इन द लास्ट इन दिस क्वार्टर कंपेयरिंग विद द लास्ट क्वार्टर ईयर. Next we look into now we come to the crux of the matter. We compare HDFC AMC with overall Nifty. अगर हम देखते हैं कि broadly HDFC AMC आपको जो होता है, it's one of the largest AMCs in India, so it's the second largest AMC in terms of AUM, and I think one of the highest in individual share and also in equity AUM. So पूरी इंडस्ट्री का AUM है 77 ट्रिलियन and HDFC AMC का है 8.8 ट्रिलियन. दोनों का ही लाइक HDFC का ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, कम नहीं, एकदम इंडस्ट्री के पार में है, 16% ही है. जो the best factor of HDFC AMC over any other mutual funds and overall industry is that the share of equity AUM. The equity AUM share is 66%. So that really shows कि जो HDFC की स्ट्रेंथ है ना, इस नंबर से पता चलता है. एक ही नंबर से अगर आपको देखना है ना स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द वाउ फैक्टर ऑफ इट, इट इज द ओवरऑल द शेयर ऑफ द AUM. सो इवन इफ 8.8 ट्रिलियन में 66% बिलोंग्स टू इक्विटी, सो दैट टिपिकली शोज अ लॉट ऑफ गुड ट्रेंड, राइट. तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल इनफ्लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंडस्ट्री के था, लास्ट क्वार्टर 2 of 26 में 1.5 ट्रिलियन में आया, 4 ट्रिलियन में into HDFC, good amount of money. So 40% of the money overall industry equity HDFC में, which is great.
एंड देन वी ऑल्सो लुक इनटू कि साल भर नंबर आया. देन वी कम टू दिस अनदर इंटरेस्टिंग नंबर ऑफ द B30. अगर हम B30 को भी देखते हैं कि HDFC इज डूइंग ऑल्सो मच बेटर दैन द बियॉन्ड 30. दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज HDFC AMC हैज़ अ गुड फ्रेंचाइज वेल HDFC बैंक, एंड नाउ HDFC बैंक इज ऑब्वियसली देयर अक्रॉस इंडिया, एंड दे आर एंड because of that reason HDFC AMC's scope of sort of getting AUMs outside the top 30 companies, and overall this number is also healthy of 4500 crore of SIP book and AUM. This was overall the AUM के analysis, and what is the importance of, right? उसके बाद हम देखते हैं कि financials. तो ये तो आपके AUM था, but how is the really the company done financially? तो मोटा मोटी इसमें आपको देखना होगा कि द इम्पॉर्टेंट नंबर इज द ऑपरेटिंग रेवेन्यू अदर इनकम. तो वी सी हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन इन टर्म्स ऑफ द AUM ग्रोथ विच इज 16%. अदर इनकम हैज़ वेंट डाउन बाय 44%. Now here is a very important part you have to understand about most AMCs. Most AMCs, they are basically cash rich businesses. Now because they are cash rich businesses, they typically give out 80% as a dividend. बाकी जो पर 20% रहता है ना, वो आपका बेसिकली एक म्यूचुअल फंड का ही आपका इन्वेस्टमेंट बुक में रह जाता है. सो आपका टिपिकली ऑल द AMCs हैज क्वाइट अ बिग इन्वेस्टमेंट बुक. सो 96 करोड़ अगर देखते हो 44% डिक्लाइन हुआ है, वो हुआ है बिकॉज लास्ट एक साल में जो मार्केट हैज वेंट डाउन, सो दैट उसके लिए जो आपका अदर इनकम 40% कम हो चुका है. तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे जो लगता है कि आपको जो पार्ट देखना चाहिए, आपको टोटल इनकम देखना नहीं चाहिए, आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखना चाहिए बिकॉज फॉर द लार्जर AMCs. एंड आपको देखना चाहिए उसके बाद कि कितना कॉस्ट है एंड उस ऑपरेटिंग रेवेन्यू अचीव करने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रखता है. तो ओवरऑल वी सी कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू कॉस्ट हैज इंक्रीज 24%. दिस इज मेनली बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ CSR एक्टिविटी एंड ऑल्सो सम ऑफ इट बिकॉज ऑफ द ESOPs. दे हैव सॉर्ट ऑफ amortization ऑफ द ESOPs, so इसलिए कॉस्ट लुक्स अ बिट inflated at 24%. So operating profit stands 13%, and then we see कि the profit PBT is the growth of only 2%, but PAT is a growth of 22%. ये हुआ है because the company had some deferred tax in gains, so इसलिए the tax rate between PBT and PBT बहुत कम है, इसलिए the PAT growth is a lot but PBT is not there. Now we come to the efficiency, like company कैसे चलाती है, like company how does their operating efficiency look into. So if I compare HDFC AMC, although I don't have not put all the numbers of other AMCs, but they have a very good way of sort of generating it. तो अगर अब मैं बोलूँ कि तो आपका जो ₹1 का जो कॉस्ट है वो लगभग ₹4 की आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेकर आता है. So that's a very healthy number, although we see some increase, but mainly because this is a quarterly analysis and typically sometimes this numbers can shoot up.